हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भारत के भूगोल का। ये भारत के भूगोल के अंदर है कि भारत के प्रमुख विनिर्माण उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कौन कौन से उद्योग हैं भारत के अंदर। उससे पहले हम जो जो टॉपिक में करा चुके हैं वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं। तो ये हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको इस चैनल के ऊपर 1 बाय 1 करवा रही हूँ। मतलब कि आपको किसी और चैनल पर भटकने की या कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी भारत के भूगोल में और विश्व के भूगोल में। मैंने जैसा कि आपको मैं बताती हूँ हर चैनल के हर लेक्चर में कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैंने जॉइन कर दिया है सिलेबस, और उनके अकॉर्डिंग मैं 1 बाय 1 टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको यहाँ जो कंटेंट मिल रहा है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी है। आप आराम से क्वेश्चंस इसमें करके आ सकते हो, हैं। और आप ये यहाँ से लेक्चर लीजिए, उसके बाद में जब आएगा पेपर होगा और पेपर आएगा तो मैं यहाँ से कनेक्ट भी करूँगी कि मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। उसकी बाकायदा आपको ये वीडियोस यूट्यूब पर हैं, उसकी रील काट के उसके साथ में लगाऊंगी कि देखो ये क्वेश्चन आया है और ये मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर यहाँ पढ़ाया था। हाँ, तो मैं मेरी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ कि मैं 100% कंटेंट भी कहीं-कहीं से बुकों से मतलब 5-10 बुकों से कलेक्ट करके लेके आ रही हूँ और फिर आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दिमाग के अंदर जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से याद करें, पढ़ लें। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैसेज कर सकते हो आप मुझे। मैं आपको समझाऊँगी, या तो मैसेज का जवाब मैसेज में दूँगी या फिर यहाँ वीडियो बना के आप वो अपलोड कर दूँगी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उद्योग। भारत के प्रमुख विनिर्माण उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। तो उद्योग से आप क्या समझते हो? ये जो टॉपिक है ना, एक तो कृषि का टॉपिक, एक उद्योग का टॉपिक है और एक तो सेवाएँ। ये जो 3 टॉपिक है ना, ये आपको सेम इकोनॉमी भी में मिलेंगे। मतलब ये भूगोल के अंदर भी हैं और इकोनॉमी के अंदर भी हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो होंगे इसके अंदर उद्योगों में, वो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो हम यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो इकोनॉमी में भी हैं और भूगोल के अंदर भी हैं। तो यहाँ हम वो पढ़ेंगे जो हमारे भूगोल से रिलेटेड है। हाँ, तो उद्योगों से आपके सेकंड पहला पहला क्षेत्र कौन-सा है? कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवाएँ। तो उद्योग जो है वो दूसरा क्षेत्र है। तो हम उद्योगों से क्या समझते हैं, मतलब आप क्या समझते हो उद्योगों से? उद्योग का मतलब है जो कच्चा माल होता है ना, उसको पक्के माल में परिवर्तन करके जनता तक पहुँचाना या जनता को सप्लाई करना। तो वो जो कच्चे माल होता है उसको पक्का करना, जो पक्का करने वाली जो प्रोसेस होती है ना, मतलब उसको एक नया रूप देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ जो है वो कच्चा मटेरियल है। तो गेहूँ को ब्रेड के अंदर बदलना, तो क्या अगर उसको ब्रेड बनानी है, गेहूँ को ब्रेड बनानी है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए बस ज़रूरत है कि उद्योगों की। हाँ, तो वो जो ब्रेड बनी ना, वो ब्रेड कहाँ बनी? फैक्ट्री लगी। गेहूँ को गाँव से शहरों में लाया गया, शहरों में लाके फैक्ट्री में ले जाया गया, फिर उसको प्रोसेस किया गया मशीनों से। उसके बाद में वो ब्रेड बन के निकल के आई और उसके बाद में उसको पब्लिक के पास सप्लाई किया गया। तो वो जो ब्रेड बनी ना, गेहूँ की जो ब्रेड बनी, इसके बीच में जो प्रोसेस हुई ना, उसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। ये उद्योगों की वजह से हुआ। ये एक फैक्ट्री में लेके जो ले जाया गया और वो जो बनी, कच्चे माल से जो पक्का माल बनाना, उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में चाहें तो उसे हम उद्योग बोलते हैं। उस कारखाने, किसी भी फील्ड में किसी भी कच्ची चीज़ को पक्की चीज़ में बनाकर एक रूप धारण कराना या एक नया रूप देने, उसे एक पब्लिक के यूज़ करने लायक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम उद्योग बोलते हैं। हैं? उसके लिए उद्योगों की ज़रूरत है। कोई भी कच्ची चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, हर चीज़ के लिए पक्की, कुछ भी हो चाहे। अगर मेरे हाथ में ये मार्कर भी है ना, तो इस मार्कर को भी क्या कहते हैं, कच्चे मटेरियल से पका के और ये रूप दिया गया है, जिस किसकी वजह से हुआ है ये हुआ है उद्योगों की वजह से, कारखानों की वजह से, जो ये इस लायक बना कि मैं इसे यहाँ यूज़ कर पा रही हूँ। तो जो चीज़ भी आपकी लाइफ में है ना, वो आप डायरेक्ट कच्ची यूज़ नहीं कर सकते। उसको आप अपने यूज़ करने लायक बनाते हो, जो शेप देते हो, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं उद्योगीकरण या उद्योग, हैं? अच्छा, तो इधर यही है। विनिर्माण क्या है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन, यानी कच्चा जो पदार्थ है, यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाई, जो कच्चे पदार्थ को पक्का बनाना और फिर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को विनिर्माण वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चे माल द्वारा उपयोग वस्तुओं को बड़े स्तर पर उत्पादन विनिर्माण उद्योग कहता है। कौन सा? विनिर्माण उद्योग कहलाता है।
जैसे कपास से कपड़ा बनता है, हैं? गन्ने से चीनी बनती है, लोहा अयस्क से लोहा और इस्पात, बॉक्साइट से एल्यूमीनियम आदि वस्तुओं का विनिर्माण होता है। तो वो किस वजह से होता है? मतलब कपास से कपड़ा बना, तो कपास से ऐसे तो है नहीं कि आप उसको कपास को रात को रख के सो गए, सुबह उठ के देखा तो वो जादू हो गया और वो कपड़ा बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। उसकी एक प्रोसेस होती है कपड़ा बनाने की, उससे वो कपड़ा बनाओ। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो उद्योगों के ही थ्रू संभव होती है, ऐसे नहीं होती है। उसमें मशीनें होती हैं, फिर उसकी एक प्रोसेस होती है कि ऐसे-ऐसे बनाना है वो। तो अब इतना ज़्यादा डीपली कि कैसे-कैसे बनाना है, वो तो मैं उस फैक्ट्री में काम कर रही होती तो आपको समझाती। लेकिन नहीं करती हूँ तो वो मुझे पता नहीं इतना। गन्ने से चीनी बनाना, अब जो प्रोसेस होती है गन्ने से चीनी बनाने की, तो उद्योग वाले हैं, वो बताएँगे। लेकिन गन्ना ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक ही चीनी बन गई, नहीं, उसकी एक प्रोसेस होती है। ओके। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। मतलब विनिर्माण जो उद्योग है, उन्हीं से किसी देश की आर्थिक उन्नति मापी जाती है। जितने जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होते हैं, वो देश ज़्यादा प्रगति करता है। क्यों? क्योंकि तीनों ही क्षेत्रों को बराबर योगदान होता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो और चाहे वो सेवा क्षेत्र हो। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र नहीं होगा, उद्योग क्षेत्र अकेला नहीं चल सकता, और उद्योग क्षेत्र नहीं होगा, तो ना तो कृषि क्षेत्र कुछ कर सकता है, ना सेवा क्षेत्र कुछ कर सकता है। तो तीनों जो क्षेत्र है ना, वो अपने आप में कनेक्टेड हैं। अगर एक भी तीनों में से लूज़ पड़ गया ना, तो फिर दूसरा नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो तीनों ही क्षेत्र आपस में कनेक्टेड हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास तथा संपन्नता का सूचक है। क्या है? किसी भी राष्ट्र के संपन्नता का और विकास का सूचक है। कौन है? विनिर्माण उद्योग है। भारत में विनिर्माण उद्योग का पुराना इतिहास है। भारत में विनिर्माण उद्योग का प्रारंभ घरेलू स्तर पर हुआ, परंतु 19वीं शताब्दी तक आते-आते इसका वृहद स्वरूप अस्तित्व में आ गया। 19वीं शताब्दी वृहद स्तर, जब अंग्रेज यहाँ थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। और कुछ-कुछ को दिया उन्होंने, ज़्यादा उद्योग नहीं करवाना चाहते थे वो, ज़्यादा तो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और लंदन से बन के वापस यहाँ पक्का माल आता था, क्योंकि ये एक बाज़ार था, पब्लिक थी अपने पास उसके लिए। लेकिन जो 1-2 उन्होंने दिए थे ना, उन्हीं की वजह से वो एक बीज डाल दिया उन्होंने कि 1 उद्योग, 2 उद्योग, 3 उद्योगों को प्रोत्साहन दे दिया। फिर हमारे जो जमशेदजी टाटा वगैरह ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे, उन्होंने जड़ों को पकड़ लिया और आगे चीज़ों को फैलाना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हमारा औद्योगीकरण हो। उन्होंने तो कोई 1-2 फैक्ट्रियाँ रखी थी और उनकी फैक्ट्रियों की जो समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे उस टाइम, उन 2-4-5 फैक्ट्रियाँ जो उन्होंने रखी थी, उन्हीं की जड़ें पकड़कर चीज़ों को आगे खींच डाला। बुद्धिजीव स अब देखो ऐसा है, हर समय में मंदबुद्धि लोग भी होते हैं और बुद्धिजीवी भी होते हैं। जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो चीज़ों को पकड़ जाते हैं और वो फ़ायदे की ज जिधर फ़ायदा दिखता है, उधर चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं। और मंदबुद्धियों का मैं क्या बोलूँ, हैं? वर्तमान समय में असंख्य विनिर्माण उद्योग पूरे देश में हैं। असंख्य विनिर्माण उद्योग जो अभी तो प्रेज़ेंट टाइम में तो अपनी जो सरकार है, वो भी औद्योगीकरण को ही ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि आप उद्योग करो, ताकि दूसरों को भी क्या कहते हैं, सर्विस दे सको या दूसरों को भी काम दे सको। तो प्रेज़ेंट की जो सरकार है, उस पे फ़ोकस कर रही है। इससे मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग आदि प्रमुख है। कौन-कौन से उद्योग हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में सरकार प्रोत्साहन दे रही है? तो है लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और प्रौद्योगिकी उद्योग। प्रौद्योगिकी उद्योग में कैसे आते हैं? प्रौद्योगिकी उद्योग में टेक्नोलॉजी। आजकल ज़्यादा जो उद्योग चल रहा है, वो चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी ही आगे बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी ही चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो बोर्ड है, ये टेक्नोलॉजी पे है, ये जो है ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी। आप जो मुझे देख पा रहे हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो टेक्नोलॉजी। तो अब तो जो टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी से जो रिलेटेड जो उद्योग हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं अभी। और उनमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा लाभ कमा रही है। विदेशों में भी निर्यात हो रहे हैं, तो विदेशों की जो मुद्रा है, वो हमारे देश में आ पा रही है। विनिर्माण उद्योगों का महत्व, क्या-क्या उद्योग है विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या-क्या है अपने देश के अंदर है? तो स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक विकास, मतलब स्वतंत्रता पूर्व से क्या-क्या औद्योगिक विकास है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ फैक्ट्रियाँ थी 2-4-5, जिनको स्थापना अंग्रेजों ने सिर्फ़ अपने लाभ के लिए किया था। बाकी जो औद्योगीकरण हुआ है, वो बाद में हुआ। अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएँ, उनके अंदर टारगेट डिसाइड किए गए कि हाँ, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को शुरू की, 2-4-5 पंचवर्षीय योजना है, उनमें कृषि को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन बाद में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक काल में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र बनाने और 1855 ईस्वी में रिसरा में प्रथम जूट मिल, कोलकाता के निकट जूट कारखाने की स्थापना करके किया गया। मतलब ये जो 2 मील का मतलब 2 कारखाने रखे गए, एक तो 1854 में और एक 1855 के अंदर। इन दो जो कारखानों की स्थापना हुई, इसके इनके बेस के ऊपर आज इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र बन गया है भारत। शुरुआत यहीं से शुरू हुई और अपने जो बुद्धिजीवी प्राणी थे, उन्होंने इन इन चीज़ उद्योगों की नसों को पकड़ा और उस चीज़ को आगे बढ़ाया।
1874 ईस्वी में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ? 1874 में कुल्टी एक जगह का नाम है, उसमें कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। 1907 में जमशेदपुर जी टाटा लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली। ये मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिजीवी से टाटा जमशेद जी, इन्होंने 1907 में लोहा इस्पात के कारखानों को शुरुआत करी। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता से पहले सिर्फ इतना ही हुआ था उद्योगों का विकास। अब स्वतंत्रता के बाद जो कमाल हुआ इस क्षेत्र के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र में, स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। क्या कही? 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की। अब अगर उद्योगों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं और नीतियां भी बनानी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है, जो कमजोर रह गए हैं अपने देश में, उसको किसी भी क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर सरकार को नीतियां बनानी पड़ती हैं, परियोजनाएं भी लानी पड़ती हैं और उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करना पड़ता है। हर तरीके से सरकार को उसको आगे बढ़ाना आता है, तब जाके कहीं 5-10 साल बाद में वो सेक्टर आगे उभर के आता है और उसका बेनिफिट जनता तक पहुंचता है। जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना पर बल दिया गया। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना थी उस पर बल दिया गया। इसके पश्चात समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम औद्योगिक नीति व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा। प्रथम औद्योगिक नीति के बाद दूसरी औद्योगिक जो नीति थी उसकी घोषणा 1956 30 अप्रैल 1956 को की गई। जो प्रथम औद्योगिक थी वो आपने पढ़ा 1948 में की गई थी। 24 जुलाई 1951 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की घोषणा की। उदारीकरण की घोषणा की 1951 में 24 जुलाई में। क्या? पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर। पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उसके अंदर औद्योगिक जो क्षेत्र था उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कितनी उद्योगों में कितनी प्रतिशत। हम यहाँ सिर्फ उद्योगीकरण पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उद्योगों की में कितनी प्रतिशत हुई वो पढ़ेंगे। अगर हम कृषि पढ़ रहे होते तो कृषि का पढ़ते और हम सेवा क्षेत्र पढ़ रहे तो सेवा क्षेत्र में। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये जो टॉपिक है, जो 3 टॉपिक हैं, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड, मतलब आप इसको सेम इकोनॉमी में भी पढ़ोगे। तो इकोनॉमी में पढ़ोगे तो जो इकोनॉमी से में जरूरी है वो आप वहां पढ़ना, और जो इकोनॉमी ज्योग्राफी में जरूरी है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो जरूरी है ज्योग्राफी में हम यहाँ सिर्फ वही पढ़ेंगे। पहली योजना में उद्योग क्षेत्र में 5.54 का फायदा हुआ। दूसरी जो योजना बनी उसमें 5.59 का फायदा हुआ। तीसरी जो योजना थी उसमें 6.28 का फायदा हुआ। और फिर तीसरी वर्षीय योजना, फिर तीसरी जो 1 वर्षीय योजना थी बीच के अंदर है। पहले 3 योजना पंचवर्षीय थी, उसके बाद में 1 साल का गैप लिया गया, उसे 1 वर्षीय योजना दिया गया, उसमें 1.42% का फायदा हुआ। फिर चौथी जो योजना थी उसमें 4.91 फायदा हुआ। 5वीं जो योजना थी उसमें 6.55 का फायदा हुआ। उद्योग क्षेत्र के अंदर जो फायदा हुआ, यहाँ हम सिर्फ उद्योगों की बात कर रहे हैं। और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 5.32, और 7वीं जो पंचवर्षीय थी उसमें 6.77, और 2 वर्षीय योजना है उसमें 0.10% का फायदा हुआ। 8वीं जो योजना थी उसमें 7.58% का फायदा हुआ, और 9वीं जो योजना थी उसमें 4.28 का, 10वीं जो योजना थी उसमें 9.17 का, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7.4% का, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9.6% का फायदा हुआ। विनिर्माण उद्योग को सामान्य आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। जो आर्थिक विकास होता है उसका आधार किसको माना जाता है? तो विनिर्माण उद्योगों को उसका आर्थिक विकास का आधार। जिस देश के अंदर आप उद्योग ज्यादा है वो वही देश जो है ज्यादा प्रगति करता है इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है बल्कि द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाकर कृषि पर जनसंख्या निर्भरता को कम करते हैं। मतलब जो विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक नहीं है। कृषि का आधुनिकीकरण, जो कृषि क्षेत्र से चीजें आती है उनका आधुनिकीकरण तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो 3rd और 4th सेक्टर सेवा क्षेत्र उसमें भी सहयोग करते हैं। सेवा क्षेत्र में कैसे सहयोग करते हैं? मतलब उद्योगों की स्थापना ज्यादा होगी तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा है, और ज्यादा लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। हाँ, तो इस क्षेत्र में भी जो सेवा क्षेत्र का भार और कृषि क्षेत्र का भार कम कर देता है औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि उद्योग क्षेत्र अगर ज्यादा लोगों को रोजगार दे देता है तो सेवा क्षेत्र का जो लोग सब सेवा क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनका कुछ हिस्सा है वो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है, और जो लोग कृषि कर रहे होते हैं उनका कुछ हिस्सा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है, जिसकी वजह से सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का जो भार है वो कम हो जाता है। औद्योगिक विकास बेरोजगार व गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। औद्योगिक विकास बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन यानी बेरोजगारी और गरीबी को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र जरूरी है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र के लगे उद्योग इसी विचार से प्रेरित है। भारत में जो सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक यानी जो सरकारी उद्योग क्षेत्र है उनमें, और संयुक्त क्षेत्र यानी निजी और सार्वजनिक दोनों को मिला के जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं। वो इसी इंटेंशन से किया जाता है कि लोगों की बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सके।
जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग लगाए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं, उनका उद्देश्य भी यही होता है कि जो जन असमानता होती है जनजातीय लोगों में, उसको कम करना, कि जनजाति जो लोग होते हैं उनमें और वो जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनमें जो असमानता होती है उसको कम करना ही इसका उद्देश्य होता है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही पर्याप्त नहीं है। मतलब वैश्वीकरण, आज जो ज़माना चल रहा है वो वैश्वीकरण का चल रहा है, ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है, ये आपको भी पता है। हाँ, तो इसमें एक आत्मनिर्भर होने से कुछ नहीं होगा। अब भारत के उद्योगों को इस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, खुद में इम्प्रूवमेंट इतना करना पड़ेगा कि वो भारत के लोगों में, हम अपने आप में भी आत्मनिर्भर हों, कि भारत के लोगों की पूर्ति कर सकें, और उनका जो औद्योगिकरण है वो इतना हाई लेवल का होना चाहिए कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को विदेशों में भी वो क्या कर सकें, निर्यात कर सके, जिससे जो विदेशी मुद्रा वो अपने देश में आ सके और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। चारों तरफ से हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बन जाएँ, जो हमें कभी किसी दूसरे देश की ज़रूरत ना पड़े। अभी जो भारत की सरकार का उसका है, उसका मोटा फ़ोकस जो वो इसी पे है कि हम आत्मनिर्भर बनें, और ज़रूरी भी है। जैसे एक इंसान का आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, वैसे ही एक देश का आत्मनिर्भर बनना भी ज़रूरी है। जैसे हर इंसान चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं सर्विस करूँ, ताकि मैं अपना सेल्फ डिपेंड बन सकूँ, मुझे किसी की तरफ ना देखना पड़े, मुझे किसी की कोई ज़रूरत ना पड़े। सेम सिचुएशन ऐसी देशों की भी होती है कि हर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि किसी देश के दबाव में ना आए, किसी और से की ज़रूरत ना पड़े, और ये ज़रूरी भी है। जिस हिसाब से आजकल जो हमारे विश्व के एक महान हस्ती है, जिससे सारी दुनिया दुखी हो चुकी है। एक इंसान विश्व में ऐसा हो रखा है फिलहाल दुनिया के नक्शे के ऊपर, उससे उसके खुद के देश भी इंसान है, उसका जो खुद के देश के जो लोग हैं, पब्लिक है, वो भी दुखी है, और उससे पूरी दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया के हर नेता उस इंसान से दुखी है। अगर हर देश सेल्फ डिपेंड होगा तो उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी, जिस इंसान से प्रेज़ेंट टाइम में दुखी हो रखी है सारी दुनिया, हैं? इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना हर देश का। तो उसके लिए भी ज़रूरी है उद्योगों का आत्मनिर्भर होना। उद्योग आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर होगा। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता का पर्याप्त नहीं है। भारत में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की होनी चाहिए, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएँ। यही चीज़ मैंने आपको बताई। मगर उनकी क्वालिटी जो होती है ना, जो हम जो सामान प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार सकें और वहाँ उनकी डिमांड हो सके। ताकि हमारे भी देश का अच्छा नाम हो। उद्योग किस विशेष क्षेत्र में वृहद मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन और वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं। किसको उद्योग कहते हैं? हैं? ये टॉपिक मैंने आपको जब बढ़ाना शुरू किया था, मैं जब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उद्योगों की परिभाषा क्या होती है। हर सिंपल लैंग्वेज में भी, हार्ड लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में। किसी विशेष क्षेत्र में वृहद मात्रा में सामान का निर्माण यानी किसी वस्तु का बनाना, उत्पादन व वृहद रूप से सेवा प्रदान करना। बस किसी सामान को बनाना, उसका उत्पाद करना या निर्माण करना है, और वृहद रूप में सेवा प्रदान करना, या सेवा यानी वो सामान बन गया है, उत्पाद हो चुका है, तो उसको लोगों तक पहुँचाना। हाँ, उसको कहते हैं वृहद रूप से सेवा प्रदान करना के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं। उद्योग एक व्यापक नाम है। इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जा सकता है। विनिर्माण का पर्यायवाची का मतलब आप समझते होंगे कि एक ही शब्द के जो 3-4 नाम होते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची। तो विनिर्माण का पर्यायवाची उद्योग होता है। इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। विनिर्माण का उद्योग होता है तभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो उद्योग ही है। उद्योगीकरण और उद्योग के प्रमुख क्षेत्र यही तो है आपका। तो विनिर्माण का अर्थ उद्योग होता है, तभी तो मैंने भी इसको टॉपिक का नाम रखा है यही आपको मैं पढ़ा रही हूँ। इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो वस्तुओं को उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। उद्योगों की अवस्थिति, किसी उद्योग की स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। कई जो चीजें होती हैं, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप घर के अंदर आपकी मम्मी आपका खाना बनाती है, तो वो उस खाने को बनाने के लिए, मतलब रोटी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। किसकी होती है? एक आपको चाहिए, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्लेट बोलते हैं क्या उसको? परात, मारवाड़ी में परात बोलते हैं, हाँ। और एक प्लेट चाहिए होती है, उसके बाद में आटा चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है, और गिलास चाहिए होता है। अब गिलास क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसके लिए अंदर पानी चाहिए होता है। तो उसके बाद में आप आटा गूँध पाते हो। 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब आटा गूँधा जाता है। तो का किसकी हुई? 4-5 चीज़ों की ज़रूरत हुई। वैसे ही उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक या 2 चीज़ से उद्योग स्थापित नहीं होते हैं। इन कारकों को 2 वर्गों में, भौतिक और मानवीय कारकों में विभाजित किया जाता है। कितने? 2 वर्गों में से विभाजित किया गया, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक यानी किसी सामानों की जो ज़रूरत होती है उनको, और मानवीय कारक इंसानों की भी ज़रूरत होती है। अगर इंसान नहीं होंगे तो कारखाने चलेंगे कैसे? उनको कारखानों को चलाने के लिए आदमियों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना।
भौतिक कारक, कच्चा माल भौतिक कारक के अंदर आता है कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता और अनुकूल जलवायु आदि। कच्चा माल चाहिए तभी कच्चा माल होगा, तो अगर गेहूं होगी तभी तो ब्रेड बनेगी ना। शक्ति के साधन यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी तो चाहिए ना। उसके बाद में जल की सुलभता, पानी भी तो चाहिए। अब अगर बिना पानी के ब्रेड कैसे बनाओगे आप? गेहूं तो मिल गया आपको, ब्रेड कैसे बनाओगे? फिर वो टूटेगी नहीं, तोड़ते ही रह जाएंगे हैं। सुलभता और अनुकूल जलवायु, जलवायु भी वहां के अनुकूल होने चाहिए कि वो उस चीज के लायक हो। नहीं तो मान लो कुछ ज्यादा बना ली और वहां का गर्म मौसम इतना, जैसे ब्रेड बना ली और मौसम इतना गर्म है कि अगर वो ब्रेड 2 दिन रख दी तो खराब हो जाएगी, तो वो किसी काम का नहीं है फिर। तो इसलिए वहां की जलवायु भी उस लायक होनी चाहिए। जो जिस उद्योगों का और जिस कारखाने की हम वहां स्थापना कर रहे हैं, उसकी जलवायु भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब जो जो भी जहां पे भी जिस कारखाने की स्थापना कर रहे हैं, उसकी जिस किसी भी कारखाने की स्थापना कर रहे हैं ना, उसकी जो हर एक चीज़ है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी वो स्थापित होगा। नहीं तो अगर आपने स्थापित कर दिया और वो जलवायु वगैरह या कुछ भी मान लो उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा पैसे लगाकर आप किसी चीज़ की स्थापना कर रहे हो और अगर वो चल ही नहीं रही, आप कमा भी नहीं पा रहे, ना तो आपने कुछ कमाया है, भारत की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट किया है, ना लोगों तक आपने अपनी सेवा पहुँचाई कि आपने ये चीज़ प्रोडक्ट की और लोगों तक पहुँचा दी, उसको नहीं कर पाए, तो फिर उसको स्थापित करके फालतू का खर्चा लगाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर आप कुछ कारखाना खोलने जा रहे हो, बड़ा कोई किसी चीज़ की स्थापना करने जा रहे हो कि भई हाँ, मैंने इस चीज़ में यहाँ कारखाना खोला है, फैक्ट्री खोली है और मुझे सरकार को भी इनकम कमा के देनी है, विदेशों में भी इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है और मेरी भी जो देश की से जनता है वहाँ तक भी इसको पहुँचाना है, तो सारी चीज़ें देख के और लंबा सोच के करना चाहिए उस चीज़ को। नेक्स्ट, मानवीय कारक क्या कौन से मानवीय कारक हैं जिनकी वजह से कारखाने और उद्योग उद्योग स्थापित करने में, कारखाने नहीं बोलूँगी मैं, उद्योग बोलूँगी, हाँ। उद्योग स्थापित करने में कौन से मानवीय कारक हैं जिनसे प्रभावित होता है? तो श्रमिक, आदमी चाहिए, बाज़ार, बाज़ार होगा तो हमने जो बना लिया उसको बेचने के लिए बाज़ार भी तो चाहिए ना। हाँ, परिवहन, अब लोगों तक पहुँचाने के लिए परिवहन भी होना चाहिए। हाँ, पूँजी, पैसा भी होना चाहिए उसमें लगाने के लिए, और वहाँ जो लोग काम करने के लिए आएँगे, उनको भी तो पेमेंट देनी है और जो सामान आएगा उसका भी तो पैसा देना होगा और वो जो बनाया है आपने, वहाँ ढाँचा खड़ा किया, उसके भी तो पैसे लगे होंगे। और बैंकिंग सुविधाएँ इसलिए चाहिए कि आप पैसा दे सको, निकाल सको, और सारी बैंकों के जो रिलेटेड जो सारे काम है, वो उसमें कर सको। और सरकारी नीतियाँ यानी सरकार भी उसके अंदर कुछ सहयोग करे, कुछ छूट दे जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं उनको। काफ़ी सारी योजनाएँ सरकार ने बनाई है औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी छूट दी हैं। तो उनकी भी ज़रूरत होती है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। मतलब ये जो कारक है इनका समय और स्थान, समय के स्थान मतलब समय कौन-सा है उसके, और स्थान में अलग-अलग स्थानों की डिमांड अलग-अलग होती है। आप किसी कारखाने की स्थापना अगर कश्मीर में जाके करोगे तो वहाँ की डिमांड अलग होगी और अगर आप आके यूपी, बिहार में करोगे उसकी डिमांड अलग होगी, नीचे जाके तमिलनाडु में करोगे तो उनकी डिमांड अलग होगी। लोगों की डिमांड भी अलग होगी, क्लाइमेट अलग है वहाँ का, हर चीज़ वहाँ की अलग है क्योंकि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम लोग जो उत्तर भारत वाले हैं अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। उनका खान-पान अलग है, हमारा खान-पान अलग है। तो वो चीज़ भी मैटर रखती है इसके अंदर है। कच्चे माल और उद्योगों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध। जो कच्चा माल होगा ही, कच्चा माल और उद्योगों के घनिष्ठ संबंध, क्योंकि कच्चा माल जो आएगा उसी का तो औद्योगिकीकरण होगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बनानी तो ब्रेड है, ब्रेड बनती है गेहूं से है। अगर कच्चा माल आपको ले जाके दिया वहां चावल, तो आप चावल से ब्रेड कैसे बनाओगे? तो उद्योगों का और कच्चे माल का संबंध जो है घनिष्ठ होगा ही ऑब्वियसली है। आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योगों को इस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ताओं तक वितरण करने के लागत मूल्य न्यूनतम हो। मतलब ऐसी जगह पे कारखानों की स्थापना करनी, उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ताओं तक आराम से इजिली पहुंचाया जा सके। ऐसी जगहों पर स्थापना करनी चाहिए। परिवहन मूल्य काफी हद तक कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं को प्रकृति पर निर्भर करता है। परिवहन मूल्य का मतलब ये है कि जैसे कच्चा माल लेके आएँगे तो जहाँ से लेकर आएँगे कारखाने तक, वो पैसा लेगा जो गाड़ी लाएगी वो, और फिर वो जो वो बन गया है उसको वापस फिर पब्लिक तक पहुँचाने के लिए जिस साधन का आप यूज़ करोगे वो भी पैसे लेगा। हाँ, तो इस तरीके क्या करना है कि कच्चे माल और निर्मित वस्तु प्रकृति पर निर्भर करता है, उनका मूल्य जो है वो। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ अथवा ये सभी का कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। जो मैंने अभी आपको ये पूरा पढ़ाया है, इसको पूरा पढ़ाने का लबो-लुभाव ये है कि ये चीज़ें वहीं पे सफल होती हैं जहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, हाँ, आसानी से। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें कुछ अथवा ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होंगे, वहीं पे स्थापित होते हैं कारखाने, अदरवाइज़ कारखाने नहीं चलते। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी रहेगी, अगर परिवहन नहीं मिला, कच्चा माल नहीं मिला, हाँ, कोई भी एक चीज़ की कमी होगी तो वो वहाँ वो उद्योग सक्सेस नहीं होते हैं, फिर उनको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध होती है वहाँ करना पड़ता है या फिर उनको परमानेंट बंद करना पड़ता है।
कभी-कभी सरकार कम कीमत पर विद्युत की उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना संबंधी प्रोत्साहन देती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। ये सरकार अपनी तरफ से उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे जो होता है, सरकार से जितना बन पाता है सरकार उतना करती है। अ, किसी भी वो पिछड़े जाति में भी करती है और नॉर्मल जो लोग हैं सबके लिए करती है मतलब, हाँ। लेकिन उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस पिछड़ी जाति वाले जो हैं अनुसूचित जनजाति उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है सरकार और देना भी चाहिए ऑफ़िशियली, ज़रूरी भी है, हाँ। तो औद्योगीकरण के प्राय नगरों और शहरों का विकास होता है। औद्योगीकरण से नगरों और शहरों का विकास होता है। बाज़ार तक पहुँच उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कार्य उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाज़ार की उपलब्धता है। मतलब आप कारखाना बन गया माल बन गया, उद्योग लग गया, माल बन गया, लेकिन अब उस माल को बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए होता है। तो ये जो बाज़ार का उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार का तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं को माँग व वहाँ के निवासियों को खरीदने की क्षमता से है। मतलब माँग होनी चाहिए उस सामान की और वहाँ के निवासियों की क्षमता होनी चाहिए कि वो उसको खरीद के यूज़ कर सकें। क्षमता का मतलब क्या होता है? बाज़ार में मतलब स खरी उस सामान को खरीदने की क्षमता शक्ति से है, अभी निवासियों में खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, हैं? अब मैं क्षमता का मतलब क्या होता है कि निवासियों में उस चीज़ को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता का मतलब ये हुआ, जैसे हम भारत में रहते हैं, हमारे देश के अंदर जैसे कि एक एलोवेरा का जूस है, अगर आप एलोवेरा का जूस ₹200 में दोगे, तो यहाँ के लोग ईज़िली खरीद के उसको पी सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। लेकिन आप अगर वही एलोवेरा का जूस मान लो ₹2000 में दो, तो कितने लोग खरीदेंगे? और उसको अगर 2 लाख में दो, तो कितने लोग खरीदेंगे, हैं? सबसे ज़्यादा कौन-सा बिकेगा? 2000 वाला बिकेगा, 200 वाला बिकेगा, 2 लाख वाला बिकेगा। तो जो दो ₹200 में बेचेगा ना, उसका उद्योग ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं मिडल क्लास वाले लोग ज़्यादा हैं जो 200 वाला ही लेंगे। 2000 वाला कुछ ले लेंगे, 2 लाख वाला तो बहुत रेयरली रेयरली मिलेंगे लोग। तो ज़्यादा जो उद्योग चलता है ना, उसकी स्थापना करनी चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, भार-ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता हो। भार-ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता। लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और कच्चा लोहा उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति वाले स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाना चाहिए। मतलब हर जो उद्योग अलग-अलग जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग प्रकार के उद्योग होते हैं। तो उन जो जिस प्रकार का उद्योग होता है, वहाँ कच्चे माल जो वहाँ का कच्चा माल वहाँ ईज़िली मिल सके, वैसे उद्योगों को ही वहाँ स्थापित करना चाहिए। जहाँ कच्चा लोहा होता है, उसके अड़ोस-पड़ोस में ही लोहे के उद्योग स्थापित करो और जहाँ पर एल्यूमीनियम कच्चा हो या तांबा कच्चा हो, तो उसी के अड़ोस-पड़ोस में करो। आप जो तांबे का और लोहे का उद्योग जाके आप वहाँ स्थापित कर दोगे, जहाँ पे आपको चावल और गेहूँ ज़्यादा मिलता है, तो वो किस काम का है फिर? वहाँ से या वो चलेगा ही नहीं, वो बंद हो जाएगा, फिर वहाँ से वापस आपको वहीं लाना पड़ेगा। तो वैसी जगह का उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पे जो उद्योग स्थापित हुआ उसी का कच्चा माल हमें ईज़िली प्राप्त हो जाए। उसकी स्थापना ऐसी जगह करनी चाहिए। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए और सरलता से परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। भारी वज़न, सस्ते मूल्य व वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं। जैसे इस इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग आदि। श्रम की उपलब्धता मतलब क्या होता है? श्रम की उपलब्धता का मतलब ये है कि लोग भी होना वहाँ क्योंकि कारखाना अगर आगे चलाना है, उद्योग को आपको आगे चलाना तो उसके लिए मानव की ज़रूरत पड़ेगी, इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। आदमी होने चाहिए वहाँ, इंसान होने चाहिए जो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर सकें, हैं? मशीनें अकेली नहीं चलती हैं, मशीनों को चलाना पड़ता है, तो उसके लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो सस्ता श्रम यानी कि हम सस्ता पेमेंट जिसे दें और वो उसमें काम कर ले, ऐसे लोग वहाँ उपलब्ध हों। हाँ, एक तो मज़दूर होता है जो एक दिन में ₹500 में काम कर लेता है, एक माँगता है दिन के ₹5000 और एक माँगता है 5 लाख। तो हम भारतीय लोग हैं, हम इतने महान नहीं हैं जो किसी को 5 लाख में दिन का दे देंगे, नहीं। हम वो इंसान हैं जो ₹500 वाले मज़दूर को हायर करेंगे। तो श्रम का मतलब ये है। उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन और उद्योग प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया मतलब निर्भरता कम कर दी है, मशीनीकरण ज़्यादा हो गया इसलिए। लेकिन फिर भी ज़रूरत है, फिर भी कुछ उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम शक्ति अत्यंत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। भारत के अंदर जो श्रम शक्ति है वो गतिशील है और ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हमारे यहाँ सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे दूसरे देश भी आके अगर यहाँ पर उद्योग स्थापित करते हैं ना देश में, हमारे देश के अंदर, तो उनको भी ईज़िली श्रम शक्ति सस्ते में उपलब्ध हो जाती है।
शक्ति के साधनों की उपलब्धता, वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमीनियम उद्योग। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है जैसे कि बिजली, ज्यादा बिजली की जिसमें जरूरत होती है उसको, उन उद्योगों को ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां बिजली इजीली और ज्यादा प्रोवाइड हो सके हमें है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, परंतु वर्तमान में जल विद्युत व खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है परिवहन और संचार सुविधाओं की उपलब्धता, मतलब आने जाने में के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है तो वो इजीली मिल जाए। और संचार यानी हमारी कोई समस्या आ गई है और हमें ये बात पहुंचानी है, फिर दूसरी फैक्ट्री से हमें कोई दूसरे उद्योगों से कोई सामान मंगवाना है या वहाँ अपने यहाँ से भेजना है, तो उसके लिए हम इजीली बोल सकें, हमें वो संचार सुविधा मिलनी चाहिए कि हम बता सकें कि अभी इतनी चीज़ों की जरूरत है, भेजिए, या फिर हम उन्हें बोले कि हम हमारे पास से आपके पास भेज रहे हैं। इसकी भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए तथा परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं अति आवश्यक होती हैं। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने को महत्वपूर्ण कारक है। समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच उद्योगों के मध्य संबंध है। उद्योगों के मध्य संबंध यही चीज है, मतलब एक उद्योगों का दूसरे उद्योगों के, इस्पात वाले जो उद्योग है उनका लोहे वाले उद्योगों के साथ संबंध कैसा है, और वो जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसा है और एक दूसरे का सहयोग कैसा है। प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लोग समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं दूसरे उद्योग, एक दूसरे से उद्योग है, तो उससे बचत भी होती है। बचत कैसे होती है? बचत ऐसे होती है जैसे कि हमारे पास ये चीज़ है, आप ये यूज़ कर लो, आपके पास ये चीज़ है, आप ये यूज़ करो, तो जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होता है, तो उसमें बचत हो जाती है। प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रौद्योगिकी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आजकल प्रौद्योगिकी जो है उसके अंदर उद्योगों का ज्यादा विकास भी हो रहा है और उनमें ज्यादा कमाई भी हो रही है और सक्सेस भी हो रहे हैं वो उद्योग जो प्रौद्योगिकी के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर प्रेजेंट टाइम में हैं। जो जो प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे जो उद्योग हैं प्रेजेंट टाइम में वो ज्यादा फेमस हो रहे हैं और ज्यादा इनकम आ रही है, विदेशों से भी आ रही है, विदेशी मुद्रा भी आ रही है और अपने खुद के देश के अंदर भी आ रही है। ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी और यहाँ आ गई है। प्रौद्योगिकी नवाचार उद्योग शोध और विकास मान तकनीकों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण और दक्षता के समाप्त करने तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिक तंत्र में शामिल तत्व निवेश, प्रक्रम और निर्गत। कौन से हैं? निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये तीन चीजें हैं। निवेश, निवेश किसे कहते हैं? निवेश के अंतर्गत कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल है। कौन सी संरचनाएं शामिल है? माल, श्रम, भूमि और लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन आदि निवेश। निवेश का मतलब ये होता है कि हमने किसी उद्योग को खड़ा करने के लिए क्या क्या निवेश किया है, निवेश यानी उसमें लगाया है, उसको बोलते हैं निवेश। और प्रक्रम के अंतर्गत कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चा माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। जो कच्चा माल है उसको पके हुए माल में बदलने में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम प्रक्रम बोलते हैं। और निर्गत, अंतिम उत्पादन और उसके अर्जित आय। अंतिम उत्पाद बन गया और उससे कौन सी अर्जित आय हुई है? ब्रेड हमने बनाई थी, उसको बेच दिया और बेचने के बाद हमें जो पेमेंट मिली है वो कितनी पेमेंट प्राप्त हुई है, उसको बोलते हैं निर्गत। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, ये निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन निर्गत है। कमीज यानी फाइनल बन गई, मैंने आपको बताया ना कि ब्रेड फाइनल बन गई, वो निर्गत बन गई है। हाँ। औद्योगिक प्रदेश, जब किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास की अनुकूल दशाओं के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास सामूहिक रूप से होता है और ये एक दूसरे की निकटता के कारण लाभान्वित होते हैं, तो यह औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक विकास को अनुकूल दशाओं के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योग, मतलब वहां की दशाएं जो है, कोई विशेष क्षेत्र है उसकी दशाएं जो है, दशाएं का मतलब है वहां का पूरा क्लाइमेट, पूरी जलवायु या पूरी जो दशाएं हैं, पानी मिलता है, बिजली मिलती है, वहां मानव श्रम साधन भी है, वहां का क्लाइमेट भी अच्छा है, तो उस जगह को जो हम वहां पे जो हम उद्योगों का स्थापना करते हैं और वो अलग अलग टाइप के उद्योग, जैसे एल्यूमिनियम के भी उद्योगीकरण वही है, लोहे का भी है, तांबे का भी है, उन सब का जो एक समूह बन जाता है उसको हम कहते हैं औद्योगिक प्रदेश है। मतलब पूरा टोटल मिला के सारे उद्योग एक ही जगह स्थापित कर दिए और उन सारे उद्योगों का एक दूसरे को जो एक उद्योगीकरण में सामान चाहिए वो सब कुछ उनको मिल रहा है वहीं पे, एक ही जगह पे, एक ही सारी चीजें मिल रही है, उनको कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। भारत में औद्योगिक क्षेत्र, भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो उसके अंदर आता है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। ये मैपिंग
भारत इसके अंदर मैं ज़्यादा मैपिंग लेके नहीं आई हूँ। वैसे आपको पता है कि मैं हर टॉपिक के अंदर मैपिंग के थ्रू समझाती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। लेकिन इस कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एक कृषि का था, प्रमुख फसलें, उनके उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी देखा, लेकिन मुझे सॉरी सॉरी लेकिन उसके अंदर मुझे मैपिंग इतनी मिली नहीं। 1-2-4 मिली थी जो मैंने लगा रखी थी, क्योंकि उस टॉपिक में इतनी मैपिंग थी, और इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा मैपिंग है नहीं, इसलिए जो मुझे मिली वो मैंने लगा दी, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। और बाकी तो मैं जैसे कंटेंट देख रहा हूँ और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, वो तो मैं समझा ही रही हूँ आपको। तो जो मैपिंग मिली है वो मैं लेके आई हूँ। औद्योगिक क्षेत्र, भारत के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेरठ, दिल्ली, गुरुग्राम, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कोटा, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और नागपुर, मुंबई महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद इधर कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु तमिलनाडु, हैदराबाद, गुंटूर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हुगली, छोटा नागपुर, पूर्णिया, गोरखपुर, जलपाईगुड़ी। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब कोर उद्योग होते हैं यहाँ पे, कोर उद्योग। जो 8 कोर उद्योग है ना अपने देश में, वो होते हैं। सामान्य औद्योगिक क्षेत्र जो है वो ये है, सामान्य है, ये 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 सामान्य औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र, ओनली औद्योगिक क्षेत्र बोलो तो ये। आप इन मैपिंग की अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, खुद से अगर नोट्स बनाने हैं तो आप वो बना सकते हो। अदरवाइज ये जो टॉपिक है यूट्यूब पर तो अपलोड रहेगा, आप जब चाहे तब देखो, जब मन करे तब देखो, दिन में रात में, जब करे, जब चाहो तब सुनो, तब समझो। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, यह मुंबई से पुणे तक तथा नासिक और सोलापुर के जिलों के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? मुंबई से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिले के संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है औद्योगिक विकास तेजी से? सतारा, सांगली, रायगढ़, अहमदनगर और जलगांव जिलों में हुआ। जलगांव जैसे जिलों में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है, मतलब स्पीडली हुआ है। इस प्रकार का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। इसका विकास मुंबई के अंदर सूती वस्त्र जो है वहां से इसका विकास प्रारंभ हुआ था। मुंबई पुणे और गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे और गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, ये देखो, ये वाला अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, जामनगर, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला इसकी बात हो रही है। मैं देख लिया मैपिंग में, समझ में आ गया कौन से क्षेत्र की बात हो रही है। वैसे भी मेरे हिसाब से मैपिंग तो 7वीं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ ही लेते हैं, सबको पता था कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है। और नहीं भी पता है तो जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था बेटा, सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इंसान किसी भी एज में कभी भी कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि आज जैसे मान लो आपको किसी चीज़ का नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये नहीं पता कि औद्योगिक जो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ था, वो आपको 5 मिनट पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया तो अभी आपको पता लग गया, तो आपको पता है। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, कभी भी सीख सकता है इंसान, कुछ भी सीख सकता है। हाँ, कपास के उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। मुंबई में कपास के उत्पादन क्षेत्र अधिक है, जिस वजह से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का जो क्षेत्र था वो विकसित हुआ है। सन 1969 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पतन के विकास को प्रोत्साहन मिला। सुएज नहर का जो रास्ता है, जल मार्ग है, 1969 में वो खुल गया, जिसके कारण वो सीधा, क्योंकि मुंबई के ऊपर भी बंदरगाह है और पतन है, उस वजह से वहां का रास्ता, पनामा नहर का रास्ता खुलते ही मुंबई का जो डायरेक्ट रास्ता था वो बन गया, जिसकी वजह से सूती वस्त्र उद्योग दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट होने लगे और इसकी निर्यात होने लगे, दूसरे देशों में निर्यात होने लगे, जिसकी वजह से इनका उद्योग अच्छे से चल पड़ा है और इसमें काफी विकास किया है। इस उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया। पश्चिमी घाट जल विद्युत शक्ति, क्योंकि वहां समुद्र नजदीक में है, तो जल विद्युत शक्ति का विकास का उपयोग इसके लिए इसमें किया गया। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। सूती वस्त्र उद्योग तो हुए वहां विकसित, उसके साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए हैं। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इस प्रदेश में औद्योगिक प्राप्ति की अतिरिक्त बल प्रदान किया गया। औद्योगिक प्राप्ति को अतिरिक्त बल प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा संश्लेषण और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तु, जलयान मार्ग, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ है।
किस किस का विकास हुआ? अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन और चमड़ा संश्लेषण और प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं और निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर आदि का भी विकास इसके साथ साथ सूती वस्त्र के साथ साथ इन चीजों का भी विकास हुआ वहां पे। और जलमार्ग नजदीक होने के कारण मुंबई के यहाँ पतन है, बंदरगाह है, तो जलमार्ग नजदीक होने के कारण दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी इसका ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता था और अपने देश में भी इसका ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता था। हाँ, महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से औद्योगिक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो मुंबई, कोलकाता, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली। ये जो है ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। कहाँ पे है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र? मुंबई के अंदर। ये मुंबई के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बता रखे, ना कि पूरे भारत के बता रखे। जो मुंबई की प्रमुख जगह है ना, जहाँ पे उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया है और क्षेत्र स्थित है, वहां पे स्थापित किए गए औद्योगिक क्षेत्र, ये उनके बारे में बताया गया। मुंबई, कला, ये नाम याद कर लेना अच्छे से। जो याद है वो तो है ही, जो नहीं याद है उनको भी अच्छे से याद करना। कोलावा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली इत्यादि। हुगली औद्योगिक क्षेत्र, अब ये हुगली औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? हुगली जो नदी है ना, उसके पास का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं हुगली औद्योगिक क्षेत्र। कोलकाता, हुगली व छोटा नागपुर प्रदेश। हुगली जो नदी है वो कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो पटना, ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, रांची, अरानपुर, जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं राउरकेला, जमशेदपुर और बोकारो, ये हुगली पर ही स्थित है। कलकत्ता, हल्दिया, ये देखिए इधर से, ये हल्दिया। आसनसोल, आ गया समझ? हुगली औद्योगिक प्रदेश पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, यह प्रदेश उत्तर प्रदेश में उत्तर में, यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा है। कितना किलोमीटर के क्षेत्र में बसा है? 100 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इसके विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के अत्यधिक योगदान दिया है। कोलकाता, हावड़ा जो है वो औद्योगिक प्रदेश, मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं और यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की वजह से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उद्योगों के लिए ज्यादा फेमस हुआ है। अंग्रेजों के टाइम में भी पश्चिम बंगाल जो था वो उद्योगों का, मुंबई और पश्चिम बंगाल, ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो अंग्रेजों के टाइम में भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्टार्टिंग जो हुई थी उद्योगों की करने की, वो इन दो क्षेत्रों से होती, मुंबई से और कोलकाता से। तो अंग्रेजों की जो सारा सिस्टम चलता था वो कोलकाता से ही चलता था, पश्चिम बंगाल से ही चलता था। दिल्ली से तो फिर 1911 के बाद चलना शुरू हुआ, तो बाकी सारा सिस्टम कोलकाता से ही शुरू हुआ था पहले। और सबसे पहले जो अंग्रेजों ने शुरुआत की थी वो भी मुंबई और कोलकाता से ही शुरुआत की थी। मतलब खुद को स्टेबल करने की, खुद को स्थापित करने की भी यहीं से की थी उन्होंने शुरुआत। इसका विकास हुगली नदी पर पतन बनने के बाद से प्रारंभ हुआ। हुगली नदी पर पतन बना, बम्बई में भी हमने देखा था, बम्बई की भी नजदीक पतन है, इसलिए उनका विकास ज्यादा हुआ। देश में कोलकाता एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा। फलस्वरूप कोलकाता आंतरिक भागों में रेल और सड़क मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया था। ये अंग्रेजों के टाइम में ही हो गया था। कोलकाता को जो था अंग्रेजों ने रेल और सड़क मार्गों में जोड़ दिया था, क्योंकि उनका सिस्टम जो था वो मुंबई और कोलकाता से ही, मतलब पश्चिम बंगाल से ही चलता था उनका। हाँ, असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास, नील के परिष्करण, जूट संसाधनों, दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क के निक्षेपों से इस प्रदेश में औद्योगिक विकास में सहयोग प्रदान किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से उपलब्ध सस्ते श्रम से भी इस प्रदेश में विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं ये यूपी, यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाता है, जिस वजह से भी इस क्षेत्र को औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा सहयोग मिला। कोलकाता वर्ष 1773 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के कारण ब्रिटिश पूंजी की भी आकर्षित हुई। कोलकाता, मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली तो 1911 में बनी, उससे पहले सारा सिस्टम इनका यहीं से चलता था। वो बस यही लाइन है जो मैं आपको समझा रही थी। सन 1855 में रीसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई। इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक समूह का युग प्रारंभ हुआ। 1855 में रीसरा में पहले जूट मिल स्थापन, 1855 में पहले जूट मिल स्थापित हुई। इसको ठीक से याद कर लेना है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, वनडे क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। वनडे जो पेपर होते हैं ना उनमें भी आते हैं ये। औद्योगिक समूहन, किसी क्षेत्र विशेष में ऐसे उद्योगों की उपस्थिति का होना जो बाजार, तकनीकी, श्रम, कौशल, क्रेता विक्रेता संबंध जैसी एक समान अनुकूल परिस्थितियों
पर निर्भर होते हैं। ये उद्योग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता उत्पादकता बढ़ जाती है। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि मतलब कुछ सामान ऐसा होता है जो एक ही उद्योगों में नहीं, काफ़ी सारे उद्योगों में ज़रूरत पड़ती है उसकी, एक ही सामान की। तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं उसके अंदर। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग, कागज़ इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स मशीनों, विद्युत, रासायनिक औषधि, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी विस्तार हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड थे। अगर एक उद्योग नहीं होगा तो दूसरा उद्योग भी नहीं होगा। जैसे जूट और पटसन पटसन एक दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए एक दूसरे उद्योग भी, एक उद्योग की स्थापना हुई तो एक उद्योग को दूसरे उद्योग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसको कंप्लीट अगर किसी चीज का उत्पादन करना है तो दूसरे सामान की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि कपड़ा सिलना है, एक ड्रेस सिलनी है, तो ड्रेस को सिलने के लिए चाहिए मशीन है। अब मशीन और कपड़ा दोनों आपस में सिल नहीं सकते, उसके लिए धागे की जरूरत पड़ेगी। तो धागों का जो फैक्ट्री थी और जो उत्पादन था वो अपने आप हो गया ना। अब अगर कपड़ा सिलना है तो कपड़ा है, आपके पास मशीन है, लेकिन धागे के बिना नहीं सिल सकते, तो सहायक क्रिया कौन सी होगी? धागा हो गया। अब धागा अगर बनाना है तो उसके लिए अलग से एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, अलग सा पूरा सिस्टम शुरू होगा, तब जाके धागा बनेगा, और धागा नहीं होगा तो कपड़ा नहीं सिला जाएगा। तो वो कपड़ा और मशीन 2 फैक्ट्री थी, हैं? लेकिन तीसरी फैक्ट्री कौन-सी बन गई? धागे की बन गई। तो ऐसे जो एक दूसरे पर डिपेंड थे जो उद्योग, वो उनकी सहायता से अपने आप डेवलप हो गई। ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, कोलकाता उद्योगों के कौन-कौन से केंद्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं? कहाँ पे? ये जो क्या कहते हैं, हुगली और कोलकाता वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें कौन-कौन से क्षेत्र हैं? हमने पहले मुंबई के पढ़े। मुंबई, एक तो मुंबई तो बड़ा मेजर हो गया ना, मतलब पूरा क्षेत्र आ गया उसके अंदर। अब उस पूरे क्षेत्र के अंदर भी तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सब होंगे ना, हैं? जैसे कि एक मेजर चीज़ होती है, फिर उसकी सब मेजर भी होती है ना, छोटी-छोटी होती है। तो वैसे छोटी-छोटी कहें, जैसे कि भारत एक देश है और उसके अंदर जिले हैं, तो छोटे-छोटे जिले, सॉरी, भारत एक देश है, उसके बाद में उसमें राज्य हैं, तो छोटे-छोटे राज्य भी तो होते हैं ना, और फिर उसमें छोटे-छोटे जिले। वैसे ये जो है, ये पूरा एक क्षेत्र है, हुगली वाला औद्योगिक क्षेत्र, उसके भी एक छोटे-छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे उद्योग स्थापित है। तो वो जो छोटे-छोटे क्षेत्र है ना, वो ये हैं: कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, रामपुर और रीसरा, शिवपुर, नौहाटी, गुरिया, काकीनाडा, श्यामनगर, टिटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिड़लानगर, बांसबेरिया, बेलघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेल्लूर। ये जो है, ये इसके केंद्र हैं, छोटे-छोटे केंद्र हैं। तो इन नामों को ठीक से याद कर लेना, हो जाएंगे याद। ऐसा कुछ नहीं है धरती पे जो इंसान नहीं कर सकता, है? आपके ऊपर, आपसे ज़्यादा मुझे भरोसा है कि आप जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो, हैं? आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें एक्स, वाई, जेड, वो सारी मानव के ही दिमाग की उपज है। मानव के ही दिमाग से निकला है सब कुछ, है? नहीं तो जब हम पैदा हुए थे, पैदा क्या, जितना कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, आदि मानव थे। अगर अगर इंसान अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा तो अभी भी हम आदि मानव के जैसे जंगलों जंगलों में जिंगालाला कर रहे होते, हैं? लेकिन नहीं कर रहे हैं ना जिंगालाला। अब कितना विकास हो गया और होता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो वो जो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है ना, वो मानव के ही दिमाग का चमत्कार है, मानव के ही दिमाग का विकास है। कोई अलग से शक्ति नहीं आई है, ऊपर से भगवान ने कोई अलग से शक्ति को अवतार दिया है जिसकी वजह से चीजें हो रही, नहीं, मानव के ही दिमाग का चमत्कार है। तो मुझे आपके दिमाग पे पूरा भरोसा है कि ये सारे नाम जो मैं आपको नए नए बता रही हूँ ना, जो सुने हुए हैं वो तो याद होंगे ही, उसके अलावा ये जो नए नाम है ये भी आप सारे सुन सकते हो। और मुझे आप लोगों पे इतना भी भरोसा है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो सारा कंटेंट याद करोगे, एक शब्द तक नहीं छोड़ोगे, उसमें से सारे क्वेश्चन याद करके आओगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन जब मैं यहाँ पे आके वो पेपर सोल्व करा रही होंगी, तो आप लोग मुझे टक जवाब दे रहे होंगे, हैं? और मैं बता रही हूँ कि उस टॉपिक के अंदर वहां पे मैंने क्वेश्चन कराया था। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताओगे कि मैडम आपने उस टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर बताया था, मैं जिसका ये क्वेश्चन पढ़ा है और ये हम कर कराए, इसका आंसर ये। आप लोग मुझे बताओगे, इतनी उम्मीद मुझे मेरे अपने स्टूडेंट्स से है कि वो मुझे ये मौका जरूर देंगे। तो आप ये लोग, ये जो इतना आपको मोटिवेट किया है, इसका मतलब यही है कि आप इन नामों को जो नहीं याद हो रहे हैं, 2 4 5 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया राम, श्री रामपुर, रसीरा, शिवपुर, नौहाटी, गुरियट, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, बल्गेरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि केंद्र है। अब बता, बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश ये भी साउथ में है। हाँ, मुंबई वाला भी साउथ में था और ये भी साउथ में। बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु है कर्नाटका की राजधानी, है, और चेन्नई भी वहीं पे है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये देख रहे हो ना, पांचवा, ये बेंगलुरु है, ये सलेम है, हाँ, और एक कोयम्बटूर है, और चेन्नई ये है इधर। चेन्नई को 4 भागों में बांटा है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ वाले चेन्नई को इंक्लूड किया है इन्होंने। हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? कोयम्बटूर और बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। इसका नाम है कोयम्बटूर बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है।
यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास का साक्षी है। मतलब सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास जो हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसका साक्षी ये है। मतलब इसमें हमने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। IT हब है बेंगलुरु है। तो सन 1960 तक यह औद्योगिक क्षेत्र केवल बेंगलुरु, सैलम और मदुरई जिलों तक सीमित था। वर्तमान में यह क्षेत्र तमिलनाडु के विल्लुपुरम और को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। सिर्फ विल्लुपुर को छोड़ के जो दक्षिण राज्य के राज्य हैं, लगभग सभी जिलों में तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल चुका है। कपास उत्पादन क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थापित सूती वस्त्र उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ। यहाँ पर ज्यादा कपास उत्पादन होता है और कपास से आपको पता है सूती कपड़े बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग सस्ते भी मिलते हैं सूती कपड़े। क्योंकि मेरी जो परवरिश है ना वो साउथ की है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ सूती वस्त्र बहुत सस्ते मिलते हैं बजाय कि उत्तर भारत के। सूती मिलों के साथ ही हथकरघा उद्योग का भी तेज विकास हुआ। हथकरघा उद्योग यानी जो हाथों से बनाई जाती है उन चीजों को बोलते हैं। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलुरु में एकत्रित हो गए हैं और वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड इस उद्योग स्तंभ है। बेंगलुरु को IT हब कहा जाता है। IT हब मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें जो यहाँ वहां सबसे पहले बेंगलुरु में पहुंचते हैं। जो चीजें वहां से पुरानी होती है वो फिर नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, पहले वो वहां से पुरानी होकर आ जाती हैं। तो इसीलिए इसको IT हब कहा जाता है। वायुयान की HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक लिमिटेड इस प्रकार के औद्योगिक स्तंभ वहां पे हैं। टेक्सटाइल्स, रेल के डिब्बे, इंजन, डीजल इंजन, रेडियो, टेक्सटाइल्स, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबड़ के सामान, दवाएं, एल्यूमिनियम, चीनी, सीमेंट, कपास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े सामान आदि महत्वपूर्ण उद्योग वहां हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र नए औद्योगिक विकास का परिणाम है। क्या है नए औद्योगिक विकास का परिणाम? मतलब चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला बनाई गई है, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र है और उर्वरक संयंत्र नए उद्योगों के विकास का परिणाम है। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र, अहमदाबाद और बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। चौथा औद्योगिक क्षेत्र है अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच स्थित है, लेकिन यह क्षेत्र दक्षिण के बलसाड़ा और सूरत तक, पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में स्थित है, लेकिन यह दक्षिण के अंदर बलसाड़ा और सूरत तक तथा दक्षिण के अंदर जामनगर तक भी ये फैला हुआ है। इस प्रदेश का विकास वर्ष 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ संपन्न हुआ, जो आज एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र है उद्योग है। 1807 में सूती वस्त्र उद्योग के साथ स्थापित हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि आज एक हब माना जाता है सूती वस्त्र का। कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों का ही लाभ मिला है। कपास उत्पादन क्षेत्र है ये, इसलिए कच्चा माल का भी इसे लाभ मिला और क्या कहते हैं का भी लाभ और बाजार दोनों का मिला है। तेल क्षेत्रों की खोज में पेट्रो रासायनिक उद्योग की स्थापना, तेल क्षेत्रों की खोज पेट्रो रासायनिक उद्योग की स्थापना अंकलेश्वर, बड़ोदरा और जामनगर के आसपास हुई है। जामनगर, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, इन दो के पास, इन तीनों स्थानों के पास जो है वो पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना हुई है। कांडला, दीनदयाल पतन ने इस प्रदेश को तीव्र विकास सहयोग दिया। कांडला जो बंदरगाह है, कांडला जो बंदरगाह है, इसकी वजह से यहाँ पे तीव्र विकास हुआ। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के पास बंदरगाह है नजदीक में है ना, उनका विकास बहुत स्पीड से हुआ है। क्यों स्पीड से क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने देश में तो चीजों को एक से दूसरी जगह पहुंचा के अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और सारी सुविधाएं, मतलब अपने देश के लोग तो उनको यूज कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो विदेशों में भी जा रही है, वहां भी उनका यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आ रही हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए है तो जिन औद्योगिक प्रदेशों के पास बंदरगाह है वो ज्यादा जल्दी विकास कर पाए हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, इसके अंदर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र में अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर। कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरूच, कोयली। नामों को याद कर लेना, नहीं याद होंगे 2-4-5 बार बोलना, रटना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो मगर पढ़ो और कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में सबसे आसान तरीका कमा के खाने का पढ़ाई ही है। बाकी सारे और कुछ भी अपनाओगे ना कि मैं इससे अपना पेट भर लूं, कमाए खा लूं, तो बहुत ज्यादा जोर आने वाला है। पढ़ाई ही है जो हम दिमाग यूज करके खा सकते हैं कमा के। तो पढ़ो, बस नाम याद करने, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र बोलो तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसके नजदीक जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है। तो ये औद्योगिक प्रदेश झारखंड
उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला है तथा भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। भारी धातु के जो उद्योग होते हैं उनके लिए ये फेमस है। फैला हुआ कहाँ है ये? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों में ये फैला हुआ है। इस प्रदेश के विकास में दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज की गई है। दामोदर घाटी में कोयला तथा झारखंड और उत्तरी ओडिशा में धात्विक और धात्विक खनिजों की खोज की गई है। कोयला, लोहा, अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को आसान बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, मतलब अधिकतर जो औद्योगिक प्रदेश है ना, जमशेदपुर तो सब में आ रहा है। हाँ, तो जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुरा, बोकारो भी आ रहा है। दुर्गापुरा जो पहले हमने देखा था हुगली वाला और कोलकाता वाला, उसमें भी था ही दोनों, दुर्गापुरा और ये कुल्टी भी था उसमें। बर्नपुर और राउरकेला में स्थापित है। प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लोह इस्पात, 6 इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लोह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बरनपुर, कौन से? लोह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बरनपुर, कुल्टी, दुर्गापुरा, बोकारो और राउरकेला ये स्थापित है। दिल्ली, आगरा, सहारनपुर, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी में तापीय और जलीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण किया गया है। किसका किया गया है? ऊर्जा आवश्यकताओं की पूरा करने, तापीय और ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए तापीय और जल विद्युत दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। इन क्षेत्रों में चारों ओर घने बसे प्रदेशों में सस्ता श्रम प्राप्त होता है। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। हुगली में हमने पढ़ा था ना, कि यहाँ श्रम सस्ता है, इसलिए ज्यादा वो क्या चारों ओर घनी बसावट के कारण ये ज्यादा फेमस हुई ये उद्योग। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों में बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। भारी इंजीनियरिंग मशीन और औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उपकरण इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। कौन से? भारी इंजीनियरिंग मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उपकरण इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, रांची, इसके अंदर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? तो रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और दालमिया नगर। कौन से औद्योगिक क्षेत्र? रांची है, धनबाद है, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर और बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और दालमिया नगर है। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, दिल्ली, आगरा, सहारनपुर औद्योगिक प्रदेश, तो दिल्ली आगरा वाला है। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश के ये 6ठा औद्योगिक प्रदेश है। नंबर है ना, याद रखना, नंबर और नाम याद रखना, उसके बाद में उसकी थ्योरी पढ़नी है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। ये नंबर और नाम सबसे पहले याद करना, उसके बाद में थ्योरी याद होगी, नहीं तो थ्योरी याद नहीं होगी। हाँ, यह औद्योगिक प्रदेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुन्नूल और प्रकाशम जिलों तक है। कहाँ तक है? कुन्नूल और प्रकाशम जिलों तक है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम एक बंदरगाह का नाम है और मछलीपट्टनम भी एक बंदरगाह का नाम है, तथा इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि क्षेत्रों व खनिजों से बड़े सिंचित भंडारों पर निर्भर है। किस पर है? इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि क्षेत्रों व खनिज से बड़े जो सिंचित भंडार है उनके ऊपर निर्भर है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। गोदावरी बेसिन के जो कोयला क्षेत्र है वो इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। आयातित पेट्रोल पर आधारित कई पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं ने पेट्रोल रसायन उद्योगों को वृद्धि को आसान बनाया है। आयातित पेट्रोल पर आधारित यानी आयात किया हुआ जो पेट्रोल है उसकी जो पेट्रोलियम परिशोधनशाला है, परिशोधन यानी जो पेट्रोल आता है ना वो कच्चा होता है, उस वक्त यूज करने लायक नहीं होता, तो जो परिशोधनशालाएं है ना वो उसको यूज करने लायक बनाती हैं। मतलब एक तो कच्ची चीज होती है, उसको पका के हम यूज करने लायक बनाते हैं ना, तो वो जो पेट्रोल हम यूज करने लायक बनाते हैं उसको बोलते हैं परिशोधनशालाएं हैं। पेट्रोल रसायन उद्योगों की वृद्धि को आसान बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग उपकरण इस प्रदेश के मुख्य उद्योग है। कौन से हैं मुख्य उद्योग इस प्रदेश के? तो शक्कर, वस्त्र, जूट, कपास, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और हल्की इंजीनियरिंग के जो उपकरण प्रदेश है वो इस प्रदेश के हल्के उद्योग हैं। गुंटूर जिले में एक शीशा जिंक प्रणालक स्थापित है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला से प्राप्त लोहा अयस्क का प्रयोग करता है। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र इस प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगरम, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूर और कर्नूल शामिल है। इस प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगरम, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूर और कुर्नूल शामिल हैं। इसके जो क्षेत्र हैं केंद्र,
इस क्षेत्र के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, विजयनगरम, राजमुंदरी, गुंटूर, एल्लूर और कुर्नूल। देखो दक्षिण भारत के जो नाम है ना वो इसी टाइप के होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ के जो स्थान होता है ना उनके नाम उसी के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे हम लोग उत्तर भारत में अलग टाइप के नाम रखते हैं, दक्षिण भारत में अलग, और देशों के अलग अलग देशों के हिसाब, जैसे चीन के नाम और ताइवान के, दक्षिणी कोरिया के, उत्तरी कोरिया के, जापान के, इनके नाम अजीब अजीब टाइप के होते हैं। तो उसी हिसाब के इनकी जगह के नाम से इसके नाम रखे जाते हैं। तो दक्षिण भारत है वहाँ के नाम ऐसे ही हैं कि कुर्नूल, एल्लूर, गुंटूर, राजमुंदरी, नाम ऐसे ही हैं, आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। रटो, समझो या रटो, दो ही ऑप्शन है। अब वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आपको इनको समझना है या आपको रटना है। या तो कनेक्ट करके अपनी पर्सनल लाइफ से इनको समझ लो, और अगर नहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो रट लो। मगर साम दाम दंड भेद कुछ भी करो मगर पढ़ो। और पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है प्रेजेंट टाइम में, पढ़ना तो पड़ेगा। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। गुड़गांव और दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश ये 7वां औद्योगिक प्रदेश है। 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं भारत के, 8 मुख्य कोर इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं ना, वो 8 टाइप का है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत की जो 8 इंडस्ट्रियल कोर एरियाज है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत का औद्योगिक प्रदेश कैसा होगा और भारत का जो उद्योग है वो कितना डेवलपमेंट करेगा। अगर इन 8 कोर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से अगर एक भी लूज पड़ जाता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरे देश के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, पूरे देश के व्यापार पे दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए इन 8 इंडस्ट्रियल एरियाज का डेवलपमेंट होते रहना ही जरूरी है। देश की इकोनॉमी में उसका असर दिखता है। अगर डाउन में चले जाते हैं तो वो भी दिखता है, और इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसका भी दिखता है। तो देश की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो इनमें इंप्रूवमेंट आते रहना जरूरी है। इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय में तीव्र विकास दिखाई दिया है। गुड़गांव, दिल्ली का और मेरठ वाला जो औद्योगिक प्रदेश है उसका तीव्र विकास प्रेजेंट टाइम में कुछ दिखाई दिया है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार उन्मुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण जो है वो यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। मतलब इन 3 चीजों का ज्यादा उद्योग किया जाता है। इलेक्ट्रिक का, हल्की इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण जो है इनका उद्योग यहाँ ज्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिम रेशा वस्त्र, होजरी, शक्कर, पिगमेंट, मशीन उपकरण और ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी आदि उद्योगों का भी बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। इन उद्योगों का भी, कौन से उद्योगों का? इसके अतिरिक्त ये जो 3 मेजर है ना, ये मेजर है, ये तीन उद्योग यहाँ ज्यादा बड़े हैं, मतलब मेजर माने जाएंगे। उसके अलावा जो छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो वह साइकिल, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी आदि उद्योग की ये बड़ी विकसित हुए हैं यहाँ पे। ये क्या गया, 1 मिनट बच्चा। हाँ, दक्षिण में आगरा, मथुरा उद्योग क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से शीशे और चमड़े। दक्षिण में आगरा और मथुरा जो वो उससे इससे टच होता है। किससे टच होता है? गुड़गांव और दिल्ली मेरठ वाले से। मतलब गुड़गांव और दिल्ली मेरठ वाला जो है उसका दक्षिण का जो भाग है वो आगरा और मेरठ है, जब मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना, पेट्रो रसायन पदार्थों का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र, इसके अंदर औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? आगरा और गुड़गांव, दिल्ली मेरठ वाले के अंदर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र केंद्र कौन कौन से हैं? प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? तो गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा अग्रणी औद्योगिक केंद्र हैं। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है इसके अंदर मुख्य केंद्र है गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा अग्रणी औद्योगिक केंद्र हैं। इसकी मैपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। दिल्ली, आगरा, सहारनपुर औद्योगिक प्रदेश। एक कहाँ गया? ये लो, दिल्ली, आगरा, सहारनपुर, उत्तराखंड, सहारनपुर, रुड़की, मेरठ, भावनगर, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। कोल्लम और तिरुवनंतपुरम दक्षिण भारत का है, ये है 8वां है। 8वां औद्योगिक प्रदेश जो है ये औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवे, एर्नाकुलम और
अलपुझा जिलों में फैला हुआ है। बागानी कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश के औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। मतलब जो मेजर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके सबसे मेजर उद्योग कौन, सबसे बड़े और कौन से आधार के सबसे ज्यादा जो उद्योग हैं वो है कृषि और जल विद्युत प्रदेश। ये दो हैं, इन प्रदेशों के औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं इनको। ये जो दो चीजें हैं ना, ये इनको औद्योगिक आधार प्रदान करती हैं। जिले कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवे, एर्नाकुलम और अलापुझा जिले में स्थित हैं। देश की खनिज पेटी में बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उन्मूलन हल्के उद्योग की इस प्रदेश में अधिकता है। उसके बाद यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? चीनी, रबड़, माचिस, सीसा और रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ पे होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के अंदर कागज, नारियल, रेशा उत्पादन, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कौन से खाद्य प्रसंस्करण में? कागज, नारियल, रेशा उत्पादन, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधन की स्थापना से इस प्रदेश में उद्योगों को नया विस्तार मिला है। कोच्चि के अंदर पेट्रोलियम परिशोधन की स्थापना होने के कारण इन उद्योगों को एक नया वो मिला है, विस्तार मिला है। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश को कोल्लम और तिरुवनंतपुरम, अलवे, कोच्चि, अलपुझा और पुन्नालूर। भाई इस नामों को ऐसे याद करना होगा, यू हैव नो एनी ऑप्शन है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवे, कोच्चि, अलपुझा और पुन्नालूर ये हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा क्या होती है और लघु उद्योगों की परिभाषा क्या होती है तथा मध्यम उद्योगों की परिभाषा क्या होती है? और अभी सरकार ने इन उद्योगों की परिभाषा चेंज की है। पिछले जो बजट आया था उसके अंदर इनकी परिभाषा चेंज की गई है। एमएसएमई का विनियमन सूक्ष्म लघु मध्यम विकास अधिनियम 2026 के अंतर्गत किया जाता है। मई 2020 में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया। नई परिभाषा के अंतर्गत अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा करने के लिए निवेश के साथ साथ टर्नओवर का भी मानदंड के रूप में जोड़ा गया है। किसके? निवेश के साथ साथ टर्नओवर, मतलब आपने इस किसी उद्योग को चलाने के लिए उसमें निवेश कितना किया, फिर उससे आपने टर्नओवर मतलब आपने उससे कमाया कितना। ही साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर को भी समाप्त कर दोनों के लिए एक ही मानक रखा गया है। एमएसएमई वर्गीकरण 2025-26 समग्र मानदंड, निवेश और का वार्षिक कारोबार। संशोधित वर्गीकरण, विनिर्माण एवं सेवा उद्यम। सूक्ष्म के अंदर निवेश 2.5 करोड़ रुपए और टर्नओवर 10 करोड़ रुपए होना चाहिए, वो कहलाएगा सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र। और लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश 25 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, वो कहलाएगा मध्यम लघु औद्योगिक क्षेत्र है। और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 125 करोड़ रुपए निवेश होना चाहिए और 500 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। यानी कि आपका खर्चा लगा हो 2.5 करोड़ और आपने कमाया हो 10 करोड़, उसे बोलेंगे सक्षम लघु उद्योग। और लघु में आपने खर्चा किया है 25 करोड़ उस उद्योग को चलाने में और आपने कमाया है 100 करोड़, तो आप लघु उद्योग क्षेत्र में आओगे। और मध्यम के अंदर क्या हो गया? आपने 125 करोड़ रुपए लगाए और 500 करोड़ रुपए आपने कमाए। कुटीर उद्योग, कुटीर का घरेलू उद्योग। कुटीर उद्योग किसे होते हैं? कुटीर उद्योग वो होते हैं जिन्हें घरों में जैसे कि जैसे कि एक घर है उसके अंदर टोकरी बनाते हैं। वहां की जो महिलाएं हैं वो टोकरी बना बना के जाके बाजार में बेचती हैं। मतलब कि टोकरी बनाती हैं, दो तरीके होते हैं, या तो आप घर के अंदर टोकरियां बना रहे हो, घर की 5-10 महिलाओं को टोकरी बनानी आती है तो उन्होंने बनाई और वो जाके खुद ही बाजार में बेच रही है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि वो किसी जो टोकरी बेचने की जो बड़ी फैक्ट्री वाले होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लें कि हम दिन की इतनी टोकरियां बना के आपको देंगे, आप उसे आगे बाजार में जाके और हम कितना अगर आप हमें देते हो उतना हमें दे देना। मतलब वो उनके साथ सेटिंग कर लेती है कि इतने एक टोकरी है जो है वो 15-20 रुपए की है तो आप मुझे 20 रुपए दे देना। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है जो आगे बाजार तक उसको पहुंचाता है वो आगे जाके इनको यहाँ 20 रुपए देकर लेकिन उनको आगे जाके 200 रुपए में बेचता है। तो उसको कितना बीच में फायदा हो जाता है। तो इस तरीके के जो घर में जो छोटे छोटे किए जाते हैं ना उद्योग, उनको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो कॉन्ट्रैक्ट के किसी के साथ, कारखाने वाले के साथ करके बेचने से ज्यादा बेटर होता है खुद ही जाके वहां बेचें, उसमें उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा। खैर चलो, अब वो उनकी अपनी
पर्सनल वो है, चॉइस होती, क्या कह सकते हैं। कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। देखो, दस्तकारों के द्वारा द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी हाथ से बनाई जाती है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। अब यह है विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई। इसमें शिल्पकार स्थायी कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण उपकरणों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी जो रोज हम अपनी जिंदगी में जो छोटी मोटी चीजें यूज करते हैं उनका उत्पादन करते हैं घर के सभी सदस्य मिलकर। हाँ, तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इन्हें स्थायी बाजारों में बेच देते हैं। कभी कभी वे अपने उत्पादों का विनिमय भी कर लेते हैं। विनिमय मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर कर लेते हैं, या तो वो खुद यूज कर लेते हैं या फिर वो जाके बाजार में बेच आते हैं उनको। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते। यानी पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वो घर के अंदर कर रहे हैं, कुटीर उद्योग है, तो उसमें इतना असर पड़ता नहीं। इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारी महत्व कम होता है और एवं अधिकतर उपकरण स्थायी लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। जो वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस में, वो अपने पास के बाजार में या पास की दुकानों में जाके उनको बेच के आ जाते हैं। तो इनके ऊपर व्यापार का और श्रम का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस उद्योग के ऊपर। कुटीर उद्योग है तो सरकारी संस्थाएं। कुटीर उद्योगों का विकास राज्य सरकारों के अधीन होता है, किंतु केंद्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकारों के सहयोग के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित किया जाती है। वैसे तो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र सरकार के पास इतना हक है कि वो किसी भी राज्य सरकार में किसी भी उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कर सकती है। तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई और केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में की। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953 में की गई। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 में इसकी स्थापना की गई। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास। हथकरघा विकास क्या है? वो चीजें जो हम हाथों से बनाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। वैसे देखा जाए तो जो हाथों से बनाई हुई चीज होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा दिन तक चलती है। हाँ, ओके नाउ, स्वदेशी उद्योग विशेष रूप से हस्तकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए 7 अगस्त 1905 को चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के सम्मान हेतु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया। कितनी अगस्त को? 7 अगस्त 1905 में हथकरघा दिवस की स्थापना की गई थी। 22 अगस्त 1915 को केंद्र सरकार ने हथकरघा उत्पादों को ई विपणन, ऑनलाइन बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया। ई विपणन का उद्देश्य इंडिया हैंडलूम ब्रांड को लोकप्रिय बनाना है, जो 22 अगस्त 1915 को स्थापित की गई थी। क्या क्या गया था? ई विपणन है। इंडिया हैंडलूम को, ई विपणन को इंडिया हैंडलूम को ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। कच्चे माल का आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। वैसे तो देखा जाए तो सारे उद्योग ही कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं। कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग, पक्का माल कहाँ से आएगा? अगर कच्चा माल नहीं होगा, गेहूं नहीं आएगी होगी तो ब्रेड कहाँ से बनेगी? है, इधर पढ़ते हैं। हाँ, कच्चे माल पर आधारित उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, भारी उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। ये भारी उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रासायनिक आधारित उद्योग। एनीवेज, चलो हाँ, इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिसमें विनिर्माण वस्तुओं की भारी होती हैं, लोहा, इस्पात और उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। भारी उद्योगों के अंदर आते हैं जो भारी कच्चा माल का उपयोग जिनके अंदर किया जाता है उनको बोलते हैं भारी कच्चे माल के उद्योग। जिनके अंदर हल्के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है उनको बोलते हैं हल्के कच्चे माल के उद्योग। जैसे हल्के उद्योग, इस वर्ग के उद्योगों में हल्के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हल्के माल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन उद्योग इसके उत्तम उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग। कौन कौन से उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं? हाँ, खेतों के प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बेचकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेज दिया जाता है। यानी कि खेतों से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उनको बेचकर शहरों में बेचकर उनको उद्योग के लिए भेज दिया जाता है। माल तैयार बदलकर नगरों में। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं कृषि आधारित कच्चे माल के। खाद्य संसाधन, वनस्पति, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग और कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। कौन से हैं? लोहा, इस्पात, सीमेंट उद्योग और रासायनिक उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है, इसलिए ये इनके ऊपर डिपेंड है। नाम से ही प्रतीत होता है खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिज के जो कच्चे माल पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम खनिज आधारित कहते हैं। और कृषि के ऊपर, कृषि के कच्चे माल पे जो होते हैं उन्हें कृषि आधारित कहते हैं।
रासायनिक धारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे पेट्रो रासायनिक उद्योगों में खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक गंधक पोटाश उद्योगों में प्राकृतिक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले में प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं तथा रासायनिक उद्योगों के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण करना। वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग का मतलब है कि जो जिसका कच्चा माल हमें वनों से मिलता है। जैसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं तो लकड़ी हमें वनों से मिलती है, हाँ? और वनों से हमें फल फ्रूट्स भी मिलते हैं, हाँ? फल फ्रूट्स का उद्योगों में क्या सहयोग है? फल फ्रूट तो हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं। जूस कैसे बनता है भाई? ये जो बोतलों के अंदर पैक्ड जूस आता है, ये किससे बनता है? फल फ्रूट से ही बनता है, हाँ? तो वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि, रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग कौन सा है? एक तो चमड़ा है, एक ऊन से भी, ऊन जो है वो भी पशु से बनती है। चमड़े की जो चीजें होती है, जूते बनते हैं, वो भी हैं। और जो डेयरी से प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमें पशुओं से मिलते हैं। तो चमड़ा व ऊन पशुओं को प्राप्त प्रमुख उद्योग है। चमड़ा उद्योगों के लिए, चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योगों के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती है। हाथी दांत उद्योगों के लिए दांत की हाथी से प्राप्त किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग कौन से हैं? तो समुद्र आधारित, समुद्र के अंदर से पेट्रोल भी निकलता है और जो मछलियां होती हैं, मछलियों का तेल भी होता है। लोग डायरेक्ट मछली भी खाते हैं, लेकिन डायरेक्ट मछली खाते हैं उसमें उद्योग का कोई काम नहीं होता। तो जो तेल बनता है वो बनता है इनसे, क्या कहते हैं, मछलियों से। तो समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य पेट्रोलियम उत्पन्न निर्माण उसके प्रमुख उदाहरण है। सकल घरेलू उत्पाद में रसायन की भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, विश्व आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। कौन सा तीसरा सबसे बड़ा? और विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा है उद्योग है। कौन सा? जो समुद्र से पता था। यंत्रीकरण, यंत्रीकरण क्या होता है? मशीनों से करना यंत्रीकरण कहलाता है। किसी भी मशीनीकरण करना, किसी चीज का मशीनीकरण करना यंत्रीकरण कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का उपयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। स्वचालन, निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव को सम्मिलित किए बिना किसी कार्य के यंत्रीकरण का विकसित किया है। यानी स्वचालित से ऑटोमेटिक जो काम होते हैं उसमें मानव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मानव उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यंत्रीकरण से विकसित अवस्था कहा जाता है। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो निर्माण किए जा रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या है? एक, जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम समय एवं कम लागत से अधिक माल का उत्पादन होना। यानी कम समय में और कम लागत के कारण अधिक माल होता है। मशीनें जो वो चीजों को फटाफट फटाफट बनाती, थकती नहीं, मानव जो है वो थक जाता है। और जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अधिक ज्यादा मशीनों का यूज किया जाता है और अधिकतम पूंजी पूंजी ज्यादा लगती है इनमें। वृहद संगठन संगठन इनका बड़ा हो गया है। और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। लौह इस्पात उद्योग मतलब जिनका भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अपनी मूल एवं आधारभूत अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। मतलब जितने भी भारतीय उद्योग हैं लगभग सभी क्षेत्र अपनी मूल और आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह और इस्पात पर डिपेंड है। ये बात कैसे बोली गई है कि डिपेंड है? क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, हाँ, जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र का उद्योग शुरू कर लो, है, चाहे कृषि का कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन लोहे की इस्पात की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी लोहे की इस्पात की जरूरत क्योंकि मशीन बनेगी लोहे की और इस्पात की। किसी भी फील्ड में उद्योग करोगे ना तो लोहे की इस्पात की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप प्रौद्योगिकी में कर लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी में कर लो, किसी भी फील्ड में कर लो, चाहे आप कृषि उद्योग कर लो, चाहे खनिज उद्योग कर लो, और चाहे आप समुद्री उद्योग कर लो, कुछ भी उद्योग कर लो, मगर लोहे की इस्पात की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनकी जो मशीनें बनती है ना वो सारी लोहे इस्पात से बनती है। ये है कहना चाह रहे हैं। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ये कटोरा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। कठोर होता है, यह कठोर होता है, कठोर नहीं कठोर, ठय लिखना था, टय लिखा हुआ है। हाँ, लौह इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि अन्य उद्योगों जैसा मशीन और औजार उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है और इसके उत्पादन भी भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए लौह अयस्कों की भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ गलाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। लोहा निकालने के लिए लोहा अयस्कों भट्टियों और कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ
कार्बन और लोहा चूना चूना पत्थर के साथ लोहे को गलाया जाता है और इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा होता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकलता है तो उसे कच्चा लोहा कहा जाता है। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है, लेकिन अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक स्थापित होने लगी है। भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। इसके अतिरिक्त भद्रावती और विजयनगर, कर्नाटका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अति महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक व सर्वाधिक खपत वाला देश चीन है। कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक? और खपत भी चीन में होती है, उत्पादक भी चीन में होता है। जबकि कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कच्चे जो इस्पात होता है उसके अंदर भारत का दूसरा स्थान है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा अयस्क और कुकिंग कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निशमन आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कुकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:21 होता है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल मांग कच्चे कोटि के लोहे का अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कुकिंग कोयला और अन्य संपूर्ण से समृद्ध है। भारत स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? स्पंज लोह का जो है वो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संयंत्रित है। छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बेचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड माध्यम से बेचते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1974 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया था। देश का पहला लौह इस्पात का कारखाना, देश का जो पहला लौह इस्पात का जो कारखाना था उसको 1874 ईस्वी के अंदर बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक जो स्थान था बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया था। किसके? बंगाल आयरन वर्कर्स के नाम से स्थापित, बंगाल आयरन वर्कर्स के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में जब यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई तो बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्कर्स रख दिया। क्या रख दिया? बराकर आयरन वर्कर्स, इसका नाम बाद में रख दिया सरकार ने। देश में पहला बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात कारखाना 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य के स्वर्ण रेखा नदी के घाटी के साक्षी नामक स्थान पर जमशेदपुर टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? जमशेदपुर टाटा द्वारा। इनका बहुत सहयोग है औद्योगिकरण में अपने भारत में, जमशेदपुर टाटा जी का। शुरुआत उन्होंने की थी। उच्च लागत एवं कुकिंग कोयले की समिति, उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित संरचना आदि के कारण भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश होते हुए भी उद्योग का पूर्ण विकास नहीं कर पाया है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात का उत्पादक देश बन गया। चीन के बाद दूसरा कच्चा उत्पाद का इस्पात उत्पाद देश बन गया है भारत। चीन के बाद पहले नंबर पर चीन है। एकीकृत इस्पात कारखाने, ये हम करेंगे कल। आज अब हमने करा दिया जो 8 कोर औद्योगिक क्षेत्र हैं भारत के, वो करा दिए हैं। और एमएसएमई वाला तीनों हमने कंप्लीट करा दिया है और उद्योगों की परिभाषा थी वो करा दिया है। और अभी ये जो बचा हुआ है ये हम कल करेंगे क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाएगी और भी टीचर्स को क्लासेस लेनी है, तो बाकी का हम कल करेंगे। और जो कराया है उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कल दोबारा मैं एक बार क्लास लेने से पहले वापस स्टार्ट करा दूंगी है। और अगर नहीं समझ में आता है मोटा मोटा रिवीजन करा दूंगी, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ओके, थैंक यू।